दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। और मित्रों, हम सब जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी हमारे देश में इस समय चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में लोगों का उत्साह देखने को ही बनता है। ये दीगर बात है, कुछ जगह से शायद कम उत्साहजनक खबरें हैं, लेकिन बावजूद चिलचिलाती धूप, भीषण गर्मी के बीच लोग वोट डालने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं और कई लोग तो कई कई किलोमीटर पैदल चलकर आ रहे हैं। ऐसी भी दृश्य हमको देखने को मिले। लोगों में उत्साह का माहौल इतना ज़बरदस्त है कि सोशल मीडिया पर शाही लगी उंगली के चित्रों की बाढ़ सी आ गई है। तो इस बात से अंदाज़ लगा सकते हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी कर रहे हैं। आज के हमारे प्रोग्राम के चर्चा का विषय भी यही है, मतदाता जागरूकता, मतदान कैसे बढ़े। इसको लेकर इस प्रोग्राम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। मतदान क्यों आवश्यक है, ये कितनी बड़ी पावर हमारे हमको लोकतंत्र के रूप में मिली हुई है, इसका कैसे उपयोग करें, इन सभी पहलुओं पर आज इस प्रोग्राम के माध्यम से चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए दो बेहद ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। फटाफट दोनों का तारुफ मैं आपसे करा दूं। मेरे बिल्कुल बगल में बैठे हैं आलोक अवस्थी सर। आप रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं। सर, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक और विशेष मेहमान है, राजधानी के वरिष्ठ पत्रकार अजय वकील साहब। वकील साहब, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, ये प्रोग्राम हमारा सजीव फ़ोन इन प्रोग्राम है। आप भी एक फ़ोन कॉल के माध्यम से सीधे इस प्रोग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं। मतदान से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है, वोटिंग कैसे करें इसको लेकर आपके मन में कोई सवाल है, या अन्य कोई भी आपको सवाल है वोटिंग से संबंधित है, तो ज़रूर आप हमसे करें। और सवाल करने के लिए फ़ोन नंबर नोट ज़रूर करें। हमारा नंबर है 07552660491। एक हमारा टोल फ्री नंबर है 1800233040। ये दोनों नंबर आपकी सुविधाओं के लिए टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश किए जा रहे हैं। तो जब तक आपके सवाल मेरे पास आते हैं, मैं चंद सवाल आपकी तरफ से सर से पूछ लेता हूं। अवस्थी सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, आपने देश में कई चुनाव कराए और बड़ा विस्तृत आपका अनुभव है चुनाव कराने को लेकर। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि ये मतदान कितना आवश्यक है और ये क्यों किया जाना चाहिए। योगी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लिया। लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, जो जनता के लिए निर्णय करती है, उनके फैसले लेती है, उनकी योजनाएं बनाती हैं। और 5 साल में एक बार हमारे लिए, मतदाताओं के लिए, यह एक अधिकार है कि हम अपनी पसंद से, अपनी मर्जी की सरकार अपने जनप्रतिनिधि के चयन के द्वारा चुन सकें। और इसीलिए भारत निर्वाचन आयोग का, सभी राजनीतिक दलों का, सबका यह दबाव जोर रहता है कि अधिकाधिक संख्या में हम लोग मतदान में मतदाता जाएं, बड़ी से बड़ी संख्या में मतदान करें। और जैसा कि आपने अभी शुरुआत में, विषय की शुरुआत में चर्चा में बताया योगी जी, कि इस भीषण गर्मी के बावजूद जो मतदान के पहले 2 चरण के रुझान आए हैं, जो मतदान की जो संख्याएँ आई हैं मतदाताओं की, वह संख्या काफ़ी उत्साहजनक है। कि जहाँ एक तरफ तापमान 41, 42, 40 डिग्री पार कर रहा है, भीषण गर्मी है, लू लपट शुरू हो गई है, इसके बावजूद लोग अपने जनप्रतिनिधि का चयन करने के लिए, अपनी सरकार चुनने के लिए बड़ी संख्या में उत्साह के साथ मतदान में भाग ले रहे हैं। और यही हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कल जो तीसरे चरण का मतदान है हमारा, उसमें भी सभी मतदाता बड़ी से बड़ी संख्या में, भारी से भारी तादाद में भाग लेंगे। अवस्थी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और लोग भी अपने घरों से बाहर निकलकर इस लोकतंत्र के महापर्व में, महायज्ञ में अपनी आहुति ज़रूर डालें। वकील सर, मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगा, क्योंकि ये 5 साल में एक बार ये मौका इस देश के नागरिकों को मिलता है, इस अवसर को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। देखिए, संविधान ने जो हमको मौलिक अधिकार दिए हैं, उनमें शायद सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो है वो ये वाला है। संविधान की अनुच्छेद 326 के तहत
वयस्क मताधिकार जो है हमें दिया गया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि भारत का सौभाग्य है, कि भारत के नागरिकों का सौभाग्य है ये कि दुनिया कई देशों में ये अधिकार प्राप्त करने के लिए लंबी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी हैं, संघर्ष करना पड़ा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले ही संविधान के साथ सबको एक समान, बिना किसी जाति, धर्म और नस्ल के आधार पर भेदभाव किए ये अधिकार सबको सौंपा है। तो ये एक राजनीतिक अधिकार है जो सीधे जो है संविधान ने एक आम नागरिक को दिया है। हम इसके माध्यम से अपनी सरकार चुन सकते हैं, सरकार बदल सकते हैं, सरकार को वापस ला सकते हैं, या अब तो नोटा का भी अधिकार दे दिया गया। हम किसी को अगर नहीं देना चाहते तो हम नोटा को वोट कर सकते हैं। तो इसमें सारी जो है ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं। कुल मिला के ये है कि हम सरकार चुनने का एक जो मौलिक अधिकार है, जो बुनियादी अधिकार है, वो संविधान के मार्फत हमको दिया गया है, और ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए इस अधिकार का उपयोग किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से एक नागरिक के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम वोट डाल के अपनी सरकार चुने, अपनी पसंद की सरकार चुने, जिसको चाहे उसको वोट दें, लेकिन वोट जरूर दें। जी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अजय जी, कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, एक सवाल उनका ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊँगा। जी, नंद स्वरूप जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि एक आम जन को क्या करना चाहिए। जैसे हमारा मतदान है, हम अपने मतदान को कैसे गुप्त दान करें, अपने मतदान को हम कैसे मुफ्त में मतलब लोगों को दान करें। और दूसरी चीज, जो लोग लड़ते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी, वो प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं, भय दिखाते हैं, तो उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि मतदान एकदम गुप्त दान हो, शांतिपूर्ण हो। जी, अवस्थी जी क्या कहेंगे इस सवाल पर? जैसा भी अपने दर्शक में मिश्रा जी ने पूछा है, जी, मतदान तो गोपनीय रहता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वर्तमान जो इस समय प्रक्रिया हमारे यहाँ चालू है, जो मतदाता जिस अपने पसंद के प्रत्याशी का चयन करता है मिश्रा जी, वह केवल उसकी जानकारी में ही रहता है मतदान के उसने अपना मत किसको दिया है। इसलिए इसकी गोपनीयता के बारे में आप पूर्णतः निश्चिंत रहिए। मतदान आपके द्वारा दिया गया मतदान, आपने जिसको मत दिया वो केवल आपकी जानकारी तक ही रहता है। रहा सवाल आपने के लोग प्रलोभन देते हैं, आपको लालच देते हैं, धमकाते हैं, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने पहली बात तो यह कि सारे प्रत्याशी लोगों को ही इसके जो आदर्श आचरण संहिता है उसका पालन करते हुए इन सब चीज़ों से परहेज रखना चाहिए। उनको अपने जो भी उनके उद्देश्य हैं, जो भी उनकी नीतियां हैं, जो भी कार्यक्रम हैं, जो वो अपने वादे कर रहे हैं, उसके बारे में मतदाताओं को सूचित करें, मतदाताओं से बातचीत करें, व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। प्रलोभन और इस तरह के लालच वगैरह देना एक गलत प्रक्रिया का हिस्सा होता है। और जागरूक मतदाता के रूप में, जागरूक नागरिक के रूप में भी यह मतदाता का हम नागरिकों का अपना स्वविवेक और अधिकार भी है कि हम उस किसी भी प्रकार के प्रलोभन से जो किसी तरह हमको दिया जाता है किसी प्रत्याशी के समर्थकों द्वारा, उनसे हम अपने आप को प्रभावित न होने दें। हमारा मतदान इतना महत्वपूर्ण है और ये हमारा इतना, जैसा भी वकील जी ने बताया, हमारा जो संवैधानिक अधिकार प्रदत्त है वो हमारा इतना महत्वपूर्ण और इतना बहुमूल्य अधिकार है कि हम कभी किसी को किसी प्रलोभन में नहीं आना चाहिए, और हम नहीं आएंगे। मुझे उम्मीद है कि अधिकांश मतदाता इस तरह के हैं। और ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की एक जिम्मेदारी ये भी है कि हम भी किसी प्रलोभन में ना। एक कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं। जी, नितिन जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नितिन जी, मेरी आवाज़ आपको मिल रही है? सर मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल सर ये कि अभी जो पिछले 2 चरणों में चुनाव हुआ है सर, तो देखा जा रहा है कि पिछली बार से काफ़ी कम वोटिंग हुई है, तो इसका मुख्यतः कारण क्या देखा जा रहा है सर, और क्यों ये वोटिंग कम हो रही है? मतलब पहले से भी कम हो रही है, जबकि कोशिशें ये थी कि आगे बढ़ना चाहिए और मतदान अधिक से अधिक होना चाहिए। और दूसरा सवाल सर ये था कि लोगों के मन में एक चीज़ देखी जाती है कि हमारे आसपास या कहीं भी देखा जाता है कि कोई नेता है और लगता है कि नहीं वो तो जीत ही जाएंगे, तो यह सोच के वोट देने ही नहीं जाते हैं। तो इस सोच को भी कैसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से ही लगता है कि नतीजा क्या आने वाला है? ऐसा है क्या सर अवस्थी जी? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है विपिन जी जो बोल रहे हैं। और जो जैसा अभी हम लोगों ने चर्चा में पहले अपने कॉलर के जवाब में बताया है कि मतदान का प्रतिशत कम होना ज़्यादा होना ये हमारी सहभागिता के ऊपर है। जितनी अधिक संख्या में सारे नागरिक, सारे मतदाता सहभागिता करेंगे उतना उसका प्रतिशत बढ़ेगा ही। हाँ, मौसम के हिसाब से ज़रूर हम लोगों को चाहिए कि भाई सुबह अर्ली मॉर्निंग में पहले
पहर में जो शुरू के वो मतदान शुरू होने के शुरू के 2-3 घंटे हैं, उनमें जब थोड़ी गर्मी कम है, बहुसंख्यक लोग उस समय अपने का मतदान कर लें। दोपहर में थोड़ा लोग कम जाते हैं और शाम को जब ढलते समय, अंतिम समय में, बाकी धूप वूप जब कम रहती है तब थोड़ी संख्या में निकल जाए। वैसे मतदान के सुरक्षा, मतदान की, मतदाताओं की व्यवस्था के लिए, गर्मी से बचाव वगैरह के लिए भी निर्वाचन आयोग ने, निर्वाचन मशीनरी ने पूरे देश में सभी राज्यों में जहां गर्मी का जो प्रकोप उससे देखते हुए छाया की व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था की है, वहाँ मेडिकल एड की व्यवस्था की है, ताकि मतदाताओं को इस तरह की कभी कोई किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। और ये निश्चित रूप से हमारे मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में सहायक होगा। कई पोलिंग बूथों पर तो बिल्कुल ऐसा बारात जैसा माहौल है, ऐसा लगता है कि किसी बारात की तैयारी की जा रही है, बस केवल पंडित जी के फेरों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। वो विशेष पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, गुलाबी रंगों से बढ़िया फुब्बारे, वहाँ पे गुब्बारे लगा के, पूरा कारपेट बिछा के, बच्चों के लिए। एक सवाल मैं अजय जी से ले लेता हूँ। अजय जी, ये जो चूंकि हमारे एक दर्शक ने अभी सवाल किया था कम वोटिंग की एक वजह, एक मुझे ये लगता है कि हम तुलना कर रहे हैं 2019 के चुनाव से, और वो एक ऐसा चुनाव था जो बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ बम्पर वोटिंग हुई थी, और कहीं 80 और 82 और 85% हुई। तो चूंकि एक सेट हमारे पास टारगेट हमारे सामने है, तो हमको ये लगता है कि उससे ऊपर नहीं गए तो वोटिंग कम हुई। लेकिन देखा जाए तो ये वोटिंग का प्रतिशत ऐसा नहीं कि बहुत भारी गिरावट आ गई हो। तो इस मसले पर आप क्या कहेंगे? लोग कैसे ये अंदाज लगा रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज कम है? इतिहास में थोड़ा जाएं अगर जी, जो पहला इलेक्शन हुआ था आम चुनाव 1951-52 में, तब वोटरों की संख्या लगभग 17 करोड़ थी और मतदान का प्रतिशत 45% से भी कम था। उसके बाद ये प्रतिशत बढ़ते 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 हाईएस्ट गया है पिछले 2019 के इलेक्शन में, जो 67% से भी ज़्यादा हो गया था। इसका मतलब ये है कि लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, मतदाताओं की संख्या भी बढ़ रही है और जागरूकता भी बढ़ रही है। हालांकि बीच में कुछ चुनाव के अंदर ये 2-4% कम ज्यादा। अजय जी, एक सेकंड आपको इंटरप्ट करूंगा मैं। अशोक जी एक दर्शक है, मैं पहले उनसे सवाल लेता हूँ, फिर आपके पास आऊंगा। अशोक जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? अशोक जी, सवाल कीजिए आपका। अशोक जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी हाँ सर, मैं यही जानना चाहता हूँ सर से कि इतनी गर्मी पड़ गई है और गर्मी के कारण लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग तो बहाना कर बैठते हैं कि भाई गर्मी हम वोट देने नहीं जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए कि सरकारी बसें चलाएं इसके लिए, जिससे लोगों को आवागमन अच्छा हो जाएगा, सुविधा हो जाएगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने जाएंगे। और इसका भी ध्यान रखें, वो जब कम हो जाए, भीड़ कम हो जाए, तब दूसरी बस चला जाए। अरे 4 कदम बात तो निकल सकते हैं। घर से 4 कदम दूरी पर पोलिंग बूथ बने हुए हैं, वहाँ भी क्या बस से जाएंगे आप? अजय जी, चूंकि अपनी बात पूरी अधूरी रह गई थी आपकी, और बड़ी महत्वपूर्ण आप बात कर रहे थे, एक आप डाटा दे रहे थे, बताइए आप। ये जो लगातार वोटिंग परसेंट, इनके सवाल का जी जरूर। देखिए, ऐसा है कि ज़्यादातर मतदान केंद्र हैं, बहुत कम जगह ऐसी है जहाँ पे मतदान केंद्र बहुत दूर हैं। आमतौर पर सारे मतदान केंद्र 1 किलोमीटर के दायरे में ही हुआ करते हैं। तो मेरे ख्याल से इतने दूर पैदल चलना या अपने साधन से जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपवाद स्वरूप कहीं दूर दराज के इलाकों में मतदान केंद्र दूर हो सकते हैं, वहाँ पर ये बात आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर मतदान केंद्र तो इतने होते हैं कि आप आसानी से जा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वोटिंग परसेंटेज का जो आप वोटिंग परसेंटेज की जो बात मैं कह रहा था, वो ये था कि बीच में कुछ चुनाव के अंदर ये मतदान प्रतिशत घटता बढ़ता रहा है। तो उसके और भी कई कारण हो सकते हैं, मतलब केवल एक, जैसे वही कहा कि गर्मी बहुत है जी। तो मेरा सवाल तो ये है कि गर्मी में चुनाव तो पिछले 4 लोकसभा चुनाव होते हैं, 2004 से लगातार इसी मौसम में चुनाव हो रहे हैं और मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। जरूर, बिल्कुल। तो इसलिए ये कोई बड़ा कारण नहीं है। हाँ, हमारी इच्छा होनी चाहिए अपने मताधिकार के प्रयोग करने की, अपनी इच्छा शक्ति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हम अगर केवल बहाना बना करके मतदान करने नहीं जाना चाहते तो वो एक अलग बात है, और जो कि उचित भी नहीं है। आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं वकील जी। और आप ये देखिए कि देश के बड़े से बड़े हमारे प्रधानमंत्री हों चाहे दूसरे अन्य प्रतिनिधि हों, इस 45 डिग्री टेम्परेचर में वो भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी जा रहे हैं। हमारे चुनाव आयोग का पूरा अमला लगा हुआ है, पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है, तो उनको भी गर्मी लगती है। तो केवल एक गर्मी का बहाना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि आपको ये पावर जो मिली, उस पावर का एहसास आप करिए और फिर इस बारे में सोचिए। अवस्थी जी, इस पूरे मसले पर आप क्या कहेंगे? लोग कई तरह के, ये एक तो गर्मी का बहाना बना रहे हैं, दूसरा एक ये बात भी निकल कर सामने आ रही है कि साहब वो मांगलिक कार्य बहुत हो रहे हैं, मतलब शादी विवाह का सीजन है, इसलिए भी लोग घर से वोट करने नहीं निकल रहे। क्या ऐसा ठीक मानते हैं क्या आप? नहीं,
वोट करने में आपने कई उदाहरण भी देखे होंगे, कई अपने न्यूज़ में देखे होंगे, कई विजुअल्स देखे होंगे, कई समाचार पत्रों में, अखबारों में देखा होगा कि कई तो नवविवाहित दंपत्ति ऐसे होते हैं कि फेरे लेने के तत्काल बाद हाँ, उनके पहले फोटो मतदान डाले। करते हैं, पहले मतदान करते हैं। तो मतलब ये कोई एक तर्क नहीं है, ये तो अपने कई जगह को तो दूल्हा जो है वो घोड़ी चढ़ने के पहले पहले मतदान मतदान, कर एग्जैक्टली ऐसा सही भी बता हुआ रहे है। हैं आप। नहीं तो कहा भी गया ना, पहले कन्यादान, पहले मतदान फिर उसके बाद कन्यादान। कन्यादान। जी। तो इसलिए विवाह वाला, हाँ, पहले 2 चरण के समय में जो मतदान की अपनी तारीखें थी मतदान की, उस समय जरूरी है, सहारक का सीजन था, शादी ब्याह का सीजन था, तो थोड़ा बहुत हो सकता, पर शादियां जनरली दिन में तो नहीं होती हैं आमतौर पे। बहुसंख्यक शादियां हमारे समाज में शाम के समय होती, सूर्यास्त के बाद होती हैं। तो इसलिए मतदान से उसका कोई एक्सक्यूज लेना कोई मुझे नहीं लगता कि कोई औचित्य की बात है। कई बार आम चर्चा में बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। कई बार लोग ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को बिल्कुल लड़की की पिताजी की भूमिका में होना चाहिए, चुनाव आयोग जो है टेंट कैटरर्स की भूमिका में हो, और मतदाता जो जीजाजी और फूफा जी बन के बैठ जाए। भाई आपकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अजय वकील सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हम सब जिम्मेदारी या तो चुनाव आयोग पर डाल देते हैं, लोग ये मान के चलते हैं कि चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है, हम बराती बन के आए। हाँ, तो ये तर्क और तथ्य, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखो, चुनाव आयोग की भूमिका तो एक प्रबंधक की है इसके अंदर, जी। उनका काम मैनेज करना है चीज़ों को, और वो उनका संवैधानिक दायित्व है वो। जी। और एक क्योंकि कोई भी काम कराने के लिए एक व्यवस्था आपको बनानी पड़ती है, एक तंत्र बनाना पड़ता है, तो चुनाव आयोग वो काम करता है अपने उस संवैधानिक दायित्व के तहत। वो चीज़ों को ज़्यादा सरलीकृत करता है, ज़्यादा सुविधाजनक बनाने की कोशिश करता है, ताकि आपको मतदान करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, ये उसका काम है। लेकिन वो आपको कोई ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकता है, और कोई भी नहीं कर सकता, करना होना भी नहीं चाहिए। अंततः ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप मतदान करने जाएँ और अपने विवेक पर भरोसा करें कि इसको वोट देना है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि ये आपके स्वविवेक, ये आपका अधिकार है, और आप इसको कैसे लेते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, तो ये आपकी खुद की भी जिम्मेदारी है। एक चीज़ सर अवस्थी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हर मतदाता ये जानना भी चाहता है, हम जब वोट डालने जाए तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हम अपने साथ रखें जो अनिवार्य हैं, जो वहाँ मांगे जाते हैं आमतौर पर, या जो चेक किए जाते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप यदि विस्तार से बताएंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले तो BLOs द्वारा आमतौर पर, जैसे निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, सभी मतदाताओं को मतदाता पर्चियां उनके घरों पर वितरित कर दी गई हैं, कर दी जाती हैं, आमतौर पर बहुसंख्यक संख्या में वितरित भी हो रही हैं। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग ने 11 IDs को, जो फोटो परिचय युक्त IDs हैं, उनको मान्य किया है। उसमें सबसे नंबर 1 में है वोटर इपिक कार्ड, फोटो युक्त मतदाता कार्ड जो होता है, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी होता है, वह मतदाता कार्ड। उसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण 10 डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें आधार कार्ड व्यक्ति का, उसके पासपोर्ट, पैन कार्ड जो आयकर विभाग द्वारा जारी होता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पोस्ट ऑफिस के कोई ID होती है, उसकी बचत खाता होता है वगैरह होता है, उसकी ID, प्लस बैंक पासबुक में फोटो युक्त ID वाली जो बैंक पासबुक होती है, जिसमें फोटो चस्पा होती है, वह। उसके अलावा पेंशनर्स के पेंशन कार्ड। अच्छा, और राशन कार्ड नहीं, फोटो युक्त वाले राशन कार्ड खाली नहीं, यदि फोटो है तो। जी। और गवर्नमेंट किसी भी शासकीय कार्यालय द्वारा जारी फोटो ID, जिसमें स्मार्ट सिटी का कार्ड भी है, स्मार्ट सिटी की तरफ से भी कई कार्ड बनते हैं, मनरेगा के जो रोजगार गारंटी कार्ड है, मजदूरों जो जॉब का कार्ड है, वो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बनते हैं, NHM के या आयुष्मान के, या जो भी इस तरह की योजना, ये सारे कार्ड, ऐसे कुल 11 तरह के दस्तावेज हैं जो मान्य हैं। अच्छा, ये 11 आधार कार्ड तो बन ही गए हैं, ज़्यादातर लोगों को बन गए हैं, और इपिक कार्ड भी मेरे ख्याल से बने जी हुए हाँ। हैं। और सर, सबसे ये ज़्यादा 11 ही अनिवार्य है, या 11 में से कोई एक? नहीं, 11 में से कोई एक। जी। 11 नहीं, 11 का तो आपको चॉइस है कि कोई भी 11 में एक चलेगा, और जो BLO की पर्ची है वो भी पर्याप्त होती है, उसके साथ में एक कार्ड चाहिए आपको इन 11 में से। तो जाके वहाँ जो मतदाता दल होते हैं, जो पोलिंग एजेंट तो साथ में बैठे, जो मतदान प्रक्रिया के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, P1, P2, P3, वो जाके अपना नंबर, आपके नंबर से, आजकल फोटो जो अपनी वोटर लिस्ट हैं वो भी फोटो युक्त हैंगी, तो तत्काल उसका मिलान कर लेते हैं। सारे वोटर जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं वो भी देख लेते हैं। इसलिए केवल मिला के है कि आपकी पहचान बस केवल आपके एक आइडेंटिटी है, आप जेन्युइन व्यक्ति हैं, आप राज जी हैं, मैं अवस्थी जी हूँ, मैं वकील साहब, बिल्कुल केवल ये हम पे कोई अपना तो डॉक्यूमेंट। ये महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज के बारे में अभी अवस्थी जी ने आपको बताया। दर्शकों, मैं पहले भी मैंने जिक्र किया था कि ये प्रोग्राम हमारा सजीव फ़ोन इन प्रोग्राम है, और आप एक फ़ोन कॉल के माध्यम से सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। मैंने आपको फ़ोन नंबर भी बताए थे, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, और ये फ़ोन नंबर हमारे आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर भी फ्लैश की जा रहे हैं,
1800-266-0049, 1800-233-0040। तो आपके फ़ोन कॉल्स और लगातार यदि आपकी जिज्ञासाएं मतदान को लेकर हैं, ज़रूर आप सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं वो आपकी समस्याओं का समाधान ज़रूर करेंगे। वकील सर, अभी कई चीज़, चूँकि आप तो वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, मीडिया का काफ़ी लंबा आपको अनुभव है, और इस मतदाता जागरूकता में ये देखने को आया कि चुनाव आयोग और भी जो प्रशासनिक अमला, लेकिन मीडिया की एक अपनी बड़ी इम्पोर्टेंट भूमिका है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसने भी बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। तो ये लोकतंत्र के हिसाब से आप इस मीडिया को इस भूमिका में कितना उपयुक्त पाते हैं और कितना ज़रूरी पाते हैं? देखिए, मीडिया को अघोषित रूप से चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का जी। तो उस पर नैतिक जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र को बचाने की, लोकतंत्र को संवर्धित करने की। तो यह जो चुनाव की प्रक्रिया है उसी लोकतंत्र को मजबूत करने का एक बड़ा हिस्सा है वाला। जी। तो इसमें मीडिया की भूमिका तो महत्वपूर्ण है ही, और मीडिया की भूमिका बहुत सकारात्मक भी है। अगर क्योंकि जो चुनाव आयोग भी जो बातें कह रहा है, जो बातें अपने लोगों तक पहुंचा रहा है, वो भी मीडिया के माध्यम से ज़्यादातर लोगों के पास पहुंच रही हैं। और मीडिया के लोग भी अपनी तरीके से, जैसे बाकी लोग मेहनत करते हैं, वो मीडिया के लोग भी अपनी तरीके से पूरी मेहनत करते हैं, पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व होते हैं। चाहे चुनाव कवरेज हो या चुनाव के संबंध में कोई जानकारी देने की बात हो, नामांकन पत्र भरने से लेकर चुनाव प्रचार तक और नतीजे देने तक, उसके विश्लेषण तक हमारी ड्यूटी रहती है। तो लेट नाइट और दिन रात भी नहीं देखते। तो मीडिया की भूमिका, मतलब अभी तो खैर बहुत सुविधा हो गई। मुझे तो अभी याद है 89 का जो लोकसभा इलेक्शन है, तो केवल टेलीफोन हुआ करते थे, लैंडलाइन। 89 में सुशील चंद्र जी बरवाल जी। हाँ, तो उसमें जो है वो हमको तो चुनाव कार्यालय जाकर के वापस ऑफिस में आगे रिपोर्ट करना पड़ता था, क्योंकि मोबाइल भी नहीं थे। और दिन में कम से कम मेरी जिसमें ड्यूटी लगी थी, कम से कम 50 चक्कर में लगाए होंगे स्कूटर पर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ, लगातार जानकारी लेना, जानकारी देना, जानकारी लेना, जानकारी देना। तो अपने पाठकों तक, अपने दर्शकों तक जो है, मीडिया के लोग अपना काम बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत के साथ करते हैं। और ये जो चुनाव बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो, इसमें मीडिया की अपनी एक सक्रिय भूमिका रहती है। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की वकील सर, कि किस तरीके से, अच्छा, मीडिया के चैलेंजेस एकदम से उतने दिखते नहीं है जितने कि वो जो पर्दे के पीछे जो मेहनत होती है। एक सर अवस्थी जी, एक सवाल ये भी उठता है कि इतना प्रचार हो रहा है, सारे प्लेटफॉर्म पर मतदान करने की अपील की जा रही है, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताया जा रहा है, फिर भी वो कौन सी कमी आपको थोड़ी बहुत लगती है कि लोगों को अभी भी कुछ संकोच हो रहा है? कई ग्रामीण अंचलों में लोग पता नहीं क्या मान के चलते हैं कि वोट देने में एक अजीब सा कुछ, हालांकि परसेंटेज कम है, लेकिन ये यदि बढ़ जाए तो हो सकता है वोटिंग परसेंटेज और ऊपर चला जाए। तो ऐसी स्थिति को कैसे देखते हैं आप? विभिन्न माध्यमों का उपयोग तो किया जाता है लोगों को अधिकाधिक संख्या में मोटिवेट करने के लिए कि वो किस तरह जाएं। और जैसा कि हम लोग शुरू से आज की चर्चा में, बातचीत में बार बार वही बिंदु आता है कि ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर है जी। यदि हम को जो मौका मिला है, आज हम उसका उपयोग नहीं करेंगे, मतदान नहीं करेंगे, अपना प्रतिनिधि नहीं चयन करें, फिर हम बाकी अगले 5 साल तक ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, अरे ये तो कुछ नहीं करते, फलाने आ गए, ढिमाके आ गए, बहुमत ऐसा है, अल्पमत ऐसा है। तो भाई साहब, जब संविधान प्रदत्त अधिकार आपके साथ में था, आपको जो मौका मिला था अपने समझ से, अच्छे बुरे नहीं है तो नोटा का, जो भी करने का, आपको चयन करने का, तब तो आपने उत्साह दिखाया नहीं। तब आप ये उम्मीद करते रहे, जैसा आपने बताया ना, अभी एक अपना श्रोता ने बताया, जैसा आप प्रलोभन दे रहे, वो उम्मीद करते हैं कि जैसा यदि मतदान केंद्र अधिकतम, जैसा 1-1.25 किलोमीटर, अधिकतम से अधिकतम मतदान केंद्र 1 किलोमीटर, पर हमारी एक सामान्य जन की अपेक्षा होती, आज तो साहब वोटिंग का दिन है, वो कैंडिडेट फलाने भैया आएंगे, उनका वो प्रचारक आएगा, गाड़ी लेके जाएगा, इस तरह की पहले मन में धारणा बना के बैठे, जबकि ऐसा नहीं होता है। आज तक पुराने ज़माने में सुनते रहे, हम लोग भी बचपन में सुनते रहे, परंतु अभी देखने में, व्यवहार चलन में ऐसा नहीं आया कि कहीं कोई इस तरह वाहन का प्रयोग किया जाता है जी। वो इतने नज़दीक किए हैं, जैसा अजय जी ने बताया कि आदमी अपने पैदल भी जा सकता है और अपने पर्सनल व्हीकल का उपयोग करके भी जा सकता है। अजय सर, एक चीज़ आपसे भी मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप भी बड़े लंबे समय से इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं, ये चीज़ें तो शने शने अब दूर हो रही हैं, लेकिन फिर भी आप पहले के चुनाव में और अब आप आज के चुनाव में वोट मतदाताओं के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या परिवर्तन देखते हैं? फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं बावजूद इसके? देखिए, 2 स्तरों पर ये फ़र्क पड़ा है। एक तो फिर राजनीतिक दलों के स्तर पर पड़ा है जी, जो घोषणा पत्र में जिस तरह की बातें कही जाती मतदाताओं को लुभाने के लिए, एक तो वो भी है। दूसरा ये है कि मतदान केंद्र ज़्यादा संख्या में बनाए जा रहे हैं, ज़्यादा करीब बनाए जा रहे हैं पहले की तुलना में,
तो अपने आप ही ये इसके पीछे भाव ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए, मतदान करें जी। तो कुल मिला के ये है कि चुनाव आयोग तो अपनी तरीके से बुरी व्यवस्था कर रहा है, सरकार भी उसमें अपनी तरीके से योगदान देती है, मीडिया भी अपनी भूमिका निभाता है, लेकिन अंततः लोगों के ऊपर ही निर्भर करता है, लोगों के विवेक पर निर्भर करता है कि वो खुद होकर के आएँ और मतदान करें, अपने अधिकार का उपयोग करें, क्योंकि ये दुर्लभ अधिकार है जो 5 साल में आपको एक बार मिलता है। ये बिल्कुल ठीक बात की, बेहद दुर्लभ अधिकार है। और हम लोग ऐसा अक्सर में मीडिया में खबरें देखते भी हैं, कई लोगों ने कई सोशल जो संस्थाएं जो चलती हैं, सामाजिक संस्थाएं, उन्होंने अपने स्तर पर बहुत अच्छी पहल की हैं। और मैं इंडिविजुअल भी कई ऐसे उदाहरण हैं, विदिशा के पास का एक उदाहरण है, एक सैलून कटिंग करने वाले एक स्टोरी में पढ़ रहा था, वो उन्होंने ये कहा कि आप मुझे आपकी वोटिंग की शाही लगाएगा, बताओ आप मुझे बताओगे तो मैं आपको 50% डिस्काउंट दूंगा। तो ये इंडिविजुअल इनिशिएटिव उन्होंने लिया। के अंदर तो सोना चांदी व्यापारियों ने अगर आप मतदाता हैं और शाही दिखाएंगे तो सोना चांदी खरीद में उन्होंने कुछ कंसेशन ऑफर किया है। क्या बात है, ऐसे व्यापारी सारे शहर में आए तो और ज्यादा वोटिंग बढ़। रतलाम में हुआ है, स्वयंसेवी युवा संगठन भोपाल का है, उन लोगों ने भी कुछ इस तरह की व्यवस्था की कि वो किसी को उपहार देंगे अगर आप जो है वो मतदान का प्रमाण उनको दिखाएंगे आपने मतदान किया है। तो ऐसे अलग अलग कई संगठन हैं जो सरकार के अलावा भी अपने स्तर पर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि भाई लोग ज़्यादा वोट करें। अभी मैं रायपुर के अपने कुछ मित्रों से बात कर रहा था, तो वहाँ छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल ने, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने अपने सारे होटल्स में जो लोग मतदान करके आएंगे उनको 20% डिस्काउंट देने के, रहने पे, खाने पे, सबके लिए। इस तरह हम लोग वहाँ पे कई तरह से अपने, अभी यहाँ लोग भोपाल की अपन चर्चा करें, यहाँ पूरे गोविंदपुरा के इंडस्ट्रियल यूनिट ने कल अपना ऑफ रखा है। वैसे भी उनको मतदान के दिन श्रमिकों को सुविधा देने के लिए अवकाश रखा ही जाता है। कई सामाजिक संगठन, जैसा आपने जिक्र किया ना, विभिन्न कई व्यावसायिक संगठन, कभी आने पे उन्होंने कहा नाश्ते का ऑफर है, फ्री नाश्ते का। इंदौर का बीच में मैं कहीं पढ़ रहा था कि सब और आएंगे तो पोहा जलेबी इंदौर का जो मशहूर है वो भोपाल में पिछली बार गोलगप्पे खूब खिलाए। इस तरह ये लोग अच्छा प्रोत्साहित करने का जो अनुचित प्रवृत्ति कहूँगा मैं उसको, कि कई लोग उसको छुट्टी के रूप में ले लेते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ये कोई सेलिब्रेशन का टाइम नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मतदान का दिन जो है वो कोई छुट्टी मनाने का दिन नहीं। बहुत से लोग ऐसे देखने में आया कि वो लोग जो है छुट्टी रहती है तो वो कहीं बाहर निकल जाते हैं जी, वीकेंड मनाने के लिए या फिर उसे सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये गलत तरीका है। इससे हाँ आप जाइए, लेकिन वोट देकर के जाइए। वोट देकर। अजय जी, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात की, क्योंकि लोग इसको कई बार ये एक टेंडेंसी भी बन जाती है कि अरे एक दिन की, 2 दिन की, और कहीं सैटरडे संडे पड़ गया तो उनको 2 दिन की छुट्टी मिल गई तो लॉन्ग वीकेंड मनाएं, लेकिन अपना वोट देकर के जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद उससे मनाई नहीं। आप अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपना कर्तव्य पहले निभाइए और उसके बाद आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप वोट करके भी आप अपना वीकेंड या छुट्टी मना सकते हैं। अभी एक ब्रेक का समय हो रहा है, थोड़ी देर के लिए हम ब्रेक लेंगे और चर्चा चूँकि बेहद इंटरेस्टिंग मोड पर है तो दोबारा से आके चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन आप अपने सवाल ज़रूर हम तक पहुंचाते रहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी जी, अरे ठीक है, वोट डालना लोकतंत्र में सबसे जरूरी काम। वोट डालना कूल है ब्रो। 5 सालों में 5 मिनट करने हैं देश के नाम। वोट डालना लोकतंत्र में सबसे जरूरी काम। 5 सालों में 5 मिनट करने हैं देश के नाम। तो आओ हम गर्व से वोट दें। My vote, my voice. My vote, my voice. My vote, my voice. My vote, my voice. 5 साल में 5 मिनट तो हम अपने देश को दे ही सकते हैं। आओ गर्व के साथ अपना वोट दे। मेरा वोट मेरी वॉइस। मेरी आवाज है। तो दर्शकों, कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है
और जैसा कि आप जानते हैं आज हम इस प्रोग्राम के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं मतदाता जागरूकता पर। मतदाता जागरूकता से संबंधित या वोटिंग से संबंधित, मतदान कैसे करें इससे संबंधित कोई यदि आपके सवाल हैं तो ज़रूर आप हमसे कर सकते हैं। हम विशेषज्ञों से कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। अवस्थी सर, एक चीज़ प्रशासनिक, चूँकि आपका एक मैंने पहले भी कहा है कि बड़े लंबा अनुभव है और आपने तो देश के उन अंचलों में चुनाव कराया जो बड़े क्रिटिकल होते थे। बिहार का आप जिक्र कर रहे थे, तो उस दौर की तुलना में और आज के दौर में आप उन चुनौतियों में कितना अंतर पाते हैं? अब तो शायद मेरे ख्याल से थोड़ी सरल और सहज हुई हैं चीज़ें। जी हाँ, निश्चित रूप से। मैं आपको 2010 के बिहार के सीवान जिले के चुनाव का एक जिक्र संक्षेप में बताना चाहूँगा। बड़ा खतरनाक इलाका। मेरा भी पहला चुनाव था वो निर्वाचन ऑब्जर्वर के रूप में। तो वहाँ पर सर जनरली हम लोगों के निर्देश रहते हैं आयोग के कि आप सारे मतदाताओं को अपना, हमारा नंबर जो लोकल रहता है ऑब्जर्वर का, वो सारे अखबारों में जारी छप जाता है। कोई भी व्यक्ति मिल सकता है और मिलने के समय तय रहता है कि दिन में 2-1 घंटे हम अपने किसी भी सर्किट हाउस में या किसी ऑफिस में जनता को मिलते रहेंगे। तो लोग आके फ़ोन करें कि साहब वो फलाने XYZ वहाँ के उस ज़माने के एक राजनेता थे जो काफ़ी चर्चित रहे हैं। तो बोले वो फलाने आके ऐसा करते हैं, फ़ोन पे ये करते हैं, वैसा करते हैं। लोगों को तो बड़ी परेशानी सब लोग। अच्छा, हम लोग पूरे मतलब 6-7 ऑब्जर्वर थे हर विधानसभा के लिए एक वहाँ पर। तो सारे ऑब्जर्वरों ने मिलकर अंततः आयोग की जब दौरा हुआ संभागीय स्तर पर, तो उनको सब ऐसा ऐसे दिक्कत है। तो बोले ठीक है भाई, कुछ करते हैं। अंततः सब तरफ के प्रेशर के बावजूद दौरा किया। फिर जिला प्रशासन को उन्होंने कहा कि भाई देखिए, सारे निर्वाचन आयोग के जो ऑब्जर्वर्स हैं इनकी सबकी एक राय है कि ये जो दबाव जो अंदर से हो रहा है किन्हीं व्यक्ति विशेष द्वारा, ये निर्वाचन की एक निष्पक्षता को प्रभावित कर रहा है। तो जैसे निर्वाचन आयोग निष्पक्ष मतदान के लिए प्रतिबद्ध है तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए। अगले दिन सवेरे तड़के 3-4 बजे वहाँ के सेंट्रल जेल में छापा पड़ा। और जो महाशय अंदर जेल से लोगों को, उस समय के सज्जन थे जो नेताजी थे वहाँ पे, उन्होंने लोगों को डराते धमकाते तत्काल अगले दिन ब्रेकिंग न्यूज़ सारे चैनलों में कि सिवान जेल में छापा, फलाने के वहाँ से 3 मोबाइल 4 चार्जर बरामद। दैट मैसेज वाज मोर देन इनफ टू पब्लिक को निष्पक्ष रह के निडर होकर मतदान करने। और जो मतदान में लोगों ने भाग लिया वो उसका प्रमाण है। जी, एक अजय वकील सर, चूँकि एक सर ने जिक्र किया सीवान जिले का, मध्य प्रदेश में भी ये ऐसी घटनाएं भिंड, मुरैना और चंबल सेक्टर में बहुत कुछ देखने को मिलती थी। अब तो शायद मेरे ख्याल से उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इलाका आज भी बड़ा संवेदनशील माना जाता है। तो क्या माना जाए, क्या वैसे इंतजाम कम हो पा रहे हैं या गतिविधियां अभी भी वैसी? एक सबसे बड़ा अंतर तो पड़ा है बैलेट पेपर की जगह ईवीएम आने से। जी, हमने वो बैलेट पेपर का दौर भी देखा कि बूथ लूट लिए जाते थे और लोग जो है बैलेट पेपर निकाल ठप्पे लगा के कर देते थे, मारपीट होती थी। और ऐसी घटनाएं कई जगह होती थी, मतपेटी लूटना। और जब से ईवीएम का सिस्टम आया, और दूसरी बात ये कि खुद चुनाव आयोग ने भी जिस तरह सख्ती की है, उसके बाद से अब हिंसक घटनाएं जो है चुनाव में भारत, मतलब अकेले मध्य प्रदेश में अब नई के बराबर हो गई है। बिल्कुल, अब तो केवल कभी कभार को एक आध घटना छुटपुट हो जाए तो हो जाए, लेकिन उस समय ये घटनाएं बड़े पैमाने पर होती थी। खास करके बिहार, हरियाणा और 2-3 उत्तर प्रदेश, बंगाल, ये तो ऐसे बिल्कुल एक तरह ऐसे राज्य थे जिनमें लोग जाने में डरते थे। बिल्कुल। इससे संबंध में 2 आपको एक प्रसंग सुनाऊंगा। जी, जरूर बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहला तो वो जो एक मीडिया कर्मी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी की बात मैंने पहले कही थी, मतलब मेरी क्या मतलब सभी की होती है। तो 1989 का चुनाव था जी, और पहला चुनाव परिणाम, लोकसभा की बात कर रहा हूँ जी, पहला चुनाव परिणाम लगभग 4:30 बजे के आसपास आया महाराष्ट्र की राजापुर कॉन्स्टिट्यूंसी से। वो छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, क्योंकि उसमें बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो वहाँ मतगणना हो चुकी थी, और समाजवादी पार्टी के मधु दंडवते जो है वो चुनाव जीत रहे थे। अच्छा। और मेरी ड्यूटी लगी थी चुनाव कार्यालय और अपने अखबार के दफ्तर के बीच कोऑर्डिनेशन की। तो चूंकि उस जमाने में कोई मोबाइल जैसी कोई चीज़ नहीं थी, तो सारी सूचनाएं वहाँ से इकट्ठी करके खुद होकर के आगे ऑफिस पे देना पड़ता था, और उसको देने के बाद फिर अगले वापस जाना। हर 1 घंटे पे ब्रीफिंग होती थी, और हर घंटे पे आपको जाके नई जानकारी लेकर के और यहाँ पर देनी पड़ती थी, ताकि अखबार के संस्करण में उसको अपडेट किया जा सके हर चीज। तो जब ये सूचना डेली प्रिंटर में आने लगी, उसी समय मैं दफ्तर में मौजूद था, मेरे पास अस्पताल से फोन आया कि मेरे बेटे का जन्म हुआ। जी। तो लेकिन स्थिति ऐसी थी, काम की गहमागम थी कि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऑफिस में बता सकूं कि ऐसा ऐसा हो गया और मैं जाना चाहता हूं, या मुझे थोड़ा समय दे दिया जाए। क्योंकि मुझे ये भी लग रहा था कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा और तो फिर मेरे अखबार में जो है वो लेटेस्ट जानकारी नहीं जा पाएगी। बिल्कुल। तो 2 घंटे तक तो मैं कुछ बोला ही नहीं, और मैं लगातार ये काम करता रहा।
फिर जब थोड़ा सा प्रेशर काम का कम हुआ तो मैंने अपने संपादक से बताया और उन्होंने कहा भाई तुमको पहले बताना चाहिए था। मैंने कहा साहब मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। नहीं अच्छा ठीक है, बोले ऐसा तुमको आधे घंटे की छुट्टी हम देते हैं। जी जी। और आधे घंटे की छुट्टी के बाद मैं अस्पताल गया और उसके बाद फिर जो हुआ। हाँ, लेकिन ये काम के प्रति समर्पण का एक आदर्श उदाहरण है, क्योंकि एक मीडिया कर्मी होना तो मेरा पहला कर्तव्य था कि मैं अपने लोगों तक नई जानकारी पहुंचाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी जैसे कि अवस्थी जी ने कहा, जो माहौल की बात है उच्च इलेक्शन के, उससे जुड़ा एक और प्रसंग है उसी चुनाव के समय का जी, कि मेरे एक सहयोगी थे जो मूलतः बिहार के थे जी, और हमारे साथ काम करते थे। और जिस समय भोपाल में वोटिंग जिस तारीख को था, तो उसमें हम लोग वोट करके और ऑफिस में इकट्ठा हुए जब जैसे कि होते हैं रिपोर्टिंग के लिए, तो ऐसी बातचीत हो रही थी कहाँ कैसा वोटिंग होगा, क्योंकि हम लोग तो फील्ड में घूम रहे थे जी। तो बातचीत में उन्होंने कहा कि साहब हमारे घर से तो कोई वोटिंग करने नहीं गया, उनकी पत्नी भी नहीं गई। मैंने कहा ऐसा क्यों भाई, इसमें क्या है? तो उसे जो कारण बताया वो मुझे, चूँकि अवस्थी जी ने कहा इसी संदर्भ में मुझे ज़्यादा उचित लग रहा है कि इस डर के मारे जी कि कहीं बम चलेंगे, कहीं झगड़ा होगा, कहीं मारपीट होगी, उनकी पत्नी घर से बाहर नहीं निकली। तो मैंने हमारे मित्र को कहा, मैं कहा यहाँ तो ऐसी घटनाएं बहुत कभी कभार ही होती हैं, वो भी कुछ खास इलाकों में कभी कभी होती हैं। बिल्कुल, यहाँ तो शांतिपूर्ण मतदान होता है, चाहे किसी का, और कोई इस तरह से डरता नहीं कि साहब वो कहीं बम चल जाएगा तो हम वोट देने नहीं जाएंगे। जी जी। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार इतना पीसफुल वोटिंग यहाँ पर होता है। बोले साहब हमारे बिहार में तो ऐसे ही होता है। यार बिहार में होता होगा वो अलग बात, हालांकि अब बिहार में भी अब नहीं होता है। हाँ, अब तो मिनिमाइज हो गई है सारी घटनाएं, स्थिति बहुत सुधर गई है। अच्छा, एक चीज और है अवस्थी सर, चूंकि ये सारी बात चली रही है और चूंकि बैलेट के का युग चला गया और ईवीएम का युग आ गया, ईवीएम को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। मैं ऑफ द बीट सवाल कर रहा हूँ, क्या ईवीएम में कुछ छेड़छाड़ संभव है, जैसा कि लोग बड़ी शंकाएं कर रहे हैं, या किसी भी तरह का नैरेटिव फैला देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इतना लंबा मैंने कई जैसे बताया कि अभी तक मेरे को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से पूरे देश में 12 से अधिक लोकसभा विधानसभा चुनावों में निर्वाचन आयोग की ऑब्जर्वर की ड्यूटी के रूप में काम करने का मौका मिला विभिन्न राज्यों में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ऐसा कतई संभव नहीं है। और अभी तो जब इसकी निष्पक्षता जाहिर करने के लिए जब बीच में तरह से आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, तो निर्वाचन आयोग ने सारे दलों को एक बार मौका भी दिया था, कोई जिसको इस तरह कोई करना है तो हम खुला ऑफर दे रहे हैं, आके हमारे दफ्तर में प्रेजेंट करें। तो कोई खुल के आया नहीं था। अभी आपने कुछ व्यवस्थाओं की बात करी थी कि इस तरह दबाव एक क्या, तो मैं कुछ तथ्य आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा। अपने मध्य प्रदेश में जो कल तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है उसके संबंध में जी, कल अपने 9 संसदीय सीटों के लिए करीब 19 जिलों के 72 विधानसभाओं में निर्वाचन है जी। और जो मतदान केंद्रों की संख्या है उसमें करीब 20,456 मतदान केंद्र है जी। और कहा कि किस तरह निगरानी है, जैसे ना इलेक्शन कमीशन का भी रोल काफ़ी, तो उन्होंने खासकर जो संवेदनशील, बहुत अति संवेदनशील, जैसे अपने इन 9 सीटों के लिए में जो भिंड मुरैना 2 जिले, जैसा भी आपने बताया ना कि वहाँ इस तरह का था, तो वहाँ के सारे मतदान केंद्र 16,011 मतदान केंद्रों को वेबकास्टिंग से इलेक्शन कमीशन सीधा अपनी निगाह रखेगा। अच्छा, मतलब पूरी जो मतदान की प्रक्रिया रहेगी वो 16,011 मतदान केंद्रों में भिंड मुरैना जिले के जी जी, जो करीब कुल मतदाताओं के 80-20% है, ये उसमें वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी। हाँ, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ताकि वहाँ जो भी हो रहा है वो इलेक्शन कमीशन दिल्ली में बैठ के उनके ऑब्जर्वर, उनके इलेक्शन कमीशन की मशीनरी देख रही है, लोकल में जिला प्रशासन और सबके अलावा वहाँ सीधा यदि कहीं कोई इस तरह घटना घटित होती है। इसके अलावा भी मतदान केंद्र पर, पोलिंग बूथ पर बहुत सुरक्षा के इंतजाम है, लोगों को निडर होकर वहाँ जाना चाहिए और किसी तरह की अफवाहों में नहीं। रहा सवाल आप जैसे बता रहे थे बीच में किस तरह लोकप्रिय बनाने के लिए, मेरे को एक संदर्भ याद आ रहा है, राजस्थान के भीनमाल विधानसभा है जालौर जिले की जी, वो वहाँ का काफ़ी, वहाँ अधिकांश लोग हैं वहाँ की भीनमाल के, सब देश के बड़े राज्यों में, खासकर बम्बई में, अहमदाबाद में, सूरत में, वहाँ पर नौकरी करने जाते हैं, जो एक लोअर मिडिल क्लास के जो मजदूरी करते हैं, वो काम करते हैं, कुछ कारीगर हैं उसके। तो वहाँ के लोगों को मैंने देखा कि सब जब हम लोग आपस में कलेक्टर के साथ बैठ के डिस्कस करें, जिला निर्वाचन अधिकारी और राजनीतिक दलों के, कि साहब मतदान की संख्या कैसे बढ़े, क्या उड़ी, तो उन्होंने बताया नहीं साहब हमारा तो एक ही निज़ाम, राजनीतिक दलों के लोगों ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि हम तो लोग साहब 3 महीने पहले, जैसे ही जब भी अपनी 3 महीने नहीं, जैसे ही मतदान की तारीखें तय होती हैं उस दिन पहले हम जाके बम्बई, सूरत, अहमदाबाद जाके व्यवस्था पक्की करके आ जाती है। तो हम लोगों ने बड़ी उत्कंठा से पूछा, क्यूरियोसिटी, भाई ऐसा क्या करके आते हैं आप? तो उनका कहना था साहब हम आइडेंटिफाई कर लेते गाँव की वोटर लिस्ट से कि ये 2,000 लोग बम्बई में रहते हैं, ये 1,200 लोग अहमदाबाद में हैं, ये 800 लोग सूरत में हैं। तो हम वहाँ जाके उनसे संपर्क करके और वहाँ से बसें तय कर देती हैं। वाह, आने जाने का टिकट हम उनको मुहैया कराते हैं, वो एक दिन आते हैं परिवार के साथ। ऐसा शायद अभी ये भी हो रहा है अब्रॉड में, जो यहाँ के भारत के जो लोग रह रहे हैं
उनको भी ऐसा अभी विचाराधीन है, विचाराधीन। कोऑर्डिनेट अभी करने की कोशिश नई पहल इस बार जो भारत निर्वाचन आयोग ने की है, जो 85 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध हैं, उनको घर पर जो यदि अपने आवेदन देते हैं, जो लिख के देते हैं कि हम मतदान अपने घर से करना चाहेंगे, तो उनके घरों पर जाके मतदान करवाया गया है। तो क्या मतदाता पूरा दल जाएगा उनके? ईवीएम जाती है, पूरी पार्टी जाती है, हर जिले में, हर जिला निर्वाचन अधिकारी के अंतर्गत ऐसा एक दल रहता है जो मूविंग वाला रहता है, मोबाइल पोलिंग पार्टी, वो जाके वहाँ पे मतदान, उनके जो वयोवृद्ध लोग हैं 85 प्लस के बुजुर्गों से मतदान कराएंगे। और ऐसे ये विशेष सुविधा इस बार इम्प्लीमेंट हुई है पूरे देश में। एक सवाल अजय जी आपसे भी ले लेता हूँ मैं। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की थी, आपने चूंकि कर्तव्य परायणता का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था। और अब मुझे ऐसा लगता है एक समय जब चुनाव में कर्मचारियों की ड्यूटी लगती थी तो कैंसिल कराने वालों की लाइन लग जाती थी, और कई लोगों ने तो उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बना लिया था। लेकिन कुछ दिनों में ऐसा अंतर देखने को आया कि लोग चुनाव की ड्यूटी पे न केवल उत्साहपूर्वक जा रहे हैं, बल्कि इतने बढ़िया फोटो डाल रहे हैं वहाँ के कि देखिए हम मतदान के दल रवाना, और बढ़िया शानदार एक फोटो, और उनका एक उत्साह उस फोटो में झलकता है। तो क्या ये अंतर को कैसे आप देखिए, सोशल मीडिया ने इलेक्शन ड्यूटी को भी ग्लैमराइज कर दिया। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और ये अच्छी बात भी है बिल्कुल, क्योंकि पिछले मेरे ख्याल से 2014 के बाद से जब न सिर्फ लोकसभा बल्कि विधानसभा चुनाव में भी कई जगह हम देखते हैं कि जो कर्मचारी मतदान के बड़ी खुशी से जो है मतपेटियाँ लेकर निकलते हैं और अपनी फोटो सोशल मीडिया पर डालते हैं, तो इसका एक अलग मैसेज जाता है लोगों के बीच में। तो ये जो इलेक्शन ड्यूटी कैंसिल कराने वाली बात आपने कही, तो वो उसके बारे में तो कमेंट करना उचित नहीं है, क्योंकि बहुत से कारण हो सकते हैं उसके पीछे। नहीं, लीगल कारण तो खैर उसको तो रोक और कई जगह ड्यूटी से बचने का भी एक बहाना हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन अब वो एक अलग उसका तो जो भी अधिकारी उसका निराकरण करते होंगे अपने जगह। लेकिन ओवरऑल इलेक्शन में वोट देना और इलेक्शन की ड्यूटी निभाना, ये दोनों ग्लैमराइज करने की कोशिश की जा रही है, और ये इस दृष्टि अच्छी बात है कि समाज में इसका सकारात्मक संदेश जाता है। हालांकि वैसे देखा जाए तो ड्यूटी करना एक सामान्य बात है, वो तो कर्मचारी 17 साल से कर रहे हैं, लेकिन पहली बार इसको इस रूप में लोगों के सामने पेश किया है। ये एक बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, एक बहुत बड़ा संवैधानिक जो दायित्व है जो आप निभा रहे हैं, तो इसका एक अलग संदेश जाता है। बिल्कुल सही बात है। हमारा एक बार दर्शकों से फिर से आग्रह रहेगा, हमारी टेलीफोन लाइन खुली हुई है, और मतदान से संबंधित कोई सवाल आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो ज़रूर आप उस फ़ोन कॉल के माध्यम से आपके सवाल हम तक पहुंचाइए। हम कोशिश करेंगे हमारे विशेषज्ञों के द्वारा उन सवालों का समाधान ढूंढने की। वकील सर, एक ये जो ग्लैमराइज की आपने बात की है, एक देखने में ये भी आया था कि इस ग्लैमर के चक्कर में, तो उत्साह के चक्कर में कई बार इंटरनल फ़ोटो, बूथ के अंदर के फ़ोटो वो डाल दिए जाते हैं। अब ये पता नहीं मुझे ये या तो ये असावधानी है, या वहाँ के डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए, इसमें क्या सतर्कता रखी जानी चाहिए? देखिए, अति उत्साह में ये हो सकता है कुछ जगह हुआ होगा, हालांकि कायदे से तो वो नहीं है, क्योंकि मतदान गोपनीय होता है। आप मतदान केंद्र की बाहर की फोटो डाल लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मतदान करते हुए या फिर वो उस एंगल से शॉट को अगर लेते हैं कि वो किसको मतदान कर रहा है, किसको बटन दबा रहा है, वो गलत है, और मेरे ख्याल से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये अलाउड भी नहीं है। और जो भी जिम्मेदार मीडिया कर्मी हैं, जिनको अपना मालूम है कि किन नियमों को तहत करना है, वो समझते हैं, तो वो तो नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग अति उत्साह में, जो कि आजकल हर चीज़ की फोटो डालने का एक रिवाज बन चुका है कि लोग जो है वो खाने पीने, उठने बैठने और सबकी फोटो डाल, सोने जागने तक की फोटो डाल रहे हैं। एक सवाल ले लेते हैं सर, लखनऊ से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। जी राजपूत जी, स्वागत है आपका। जी, आपकी आवाज़ मुझे मिल रही है, सवाल कीजिए। हाँ जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करिए और फिर सवाल कीजिए। ऐसा है, आप लोग जो 3 सज्जन बातें कर रहे हैं, उसके संबंध में कुछ बात बताइए। जी, आपके टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए पहले। मैं वहीं से बात करना चाहता हूँ, जो अभी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि वोटिंग है। जी बताइए, सवाल कीजिए। हाँ, तो मैं ये आप आपका टीवी सेट का वॉल्यूम कम कीजिए, इको हो रहा है उससे। ये वोटिंग कम हो रही है, तो ये तो सब मालूम है। अगर जो है जी सवाल कीजिए आपका। हाँ,
मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि वोटिंग कम हो रही है, अगर जो है हाँ, अभी आप इतना देर लगा रहे हैं, इतनी देर में वोट डल जाता है। सचिन रिटायर्ड IAS अफसर भी हैं, तो अगर जो है जी, एक सवाल वोटिंग से संबंधित शायद सवाल था, वो बोल नहीं पाए या वो क्या बोलना चाह रहे थे। वोटिंग को लेकर एक बार आप और क्लियर कर दीजिए कि ये कम वोटिंग, ज़्यादा वोटिंग, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण और कोई बात मायने नहीं रखती। और वोटिंग परसेंटेज जैसा कि हम तीनों डिस्कस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा भी नहीं गिरा है कि जिसकी दूर दूर तक चर्चा हो। ये तो चूंकि एक हमारे पास एक टारगेट है 2019 का सेट टारगेट के साहब, इतनी भीषण वहाँ इतनी भयंकर वोटिंग हुई थी, तो हमेशा हमें वही दिखता है कि साहब कम से कम उतनी तो ये ज़रूरी नहीं। हर समय कुछ भौगोलिक परिस्थितियाँ रहती हैं, कुछ भौगोलिक रीजन्स रहते हैं, इसके अलावा कुछ और भी रीजन्स रहते हैं इसको लेकर भी। लेकिन मतदान ऐसा कम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, और बावजूद इसके आप देखिए उत्साह मतदाताओं का कम नहीं है। आप टीवी पर देखिए, आप अखबारों में देखिए, आप सोशल मीडिया में देखिए, उनके चेहरों से लग जाएगा कि मतदान को लेकर लोगों में कितना ज़बरदस्त उत्साह है। अवस्थी सर, एक चीज़ और है जी, प्रशासनिक अमला बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस पूरे के पूरे इस लोकतंत्र के इस महापर्व में, और ये देश का सौभाग्य है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि दुनिया में इतने बड़े कई चुनाव होते होंगे। ये तो एक अनोखा और बिरला चुनाव होता है भारत में, और भारत के चुनाव को न केवल भारत के लोग देखते हैं, पूरी दुनिया की निगाह इस पर लगी रहती है। अभी मैं देख रहा था 4-5 दिन पहले भोपाल में ही फिलीपींस, मनीला, केन्या, मॉरिशस, नॉर्वे, वहाँ के लोग आकर देख रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं कि आखिर ये लोकतंत्र में ये ऐसे कैसे ये चुनाव ये संपन्न कराते हैं। करीब 97 करोड़ के आसपास मतदाता हैं, 100 करोड़ मान लीजिए। तो इतना बड़ा मैनेजमेंट सर, ये कैसे हो पाता है, ये आप ही बताएंगे, क्योंकि आपका बड़ा लंबा इसमें अनुभव रहा है। अभी जैसा आपने बताया कि पूरे दुनिया के करीब 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इन दिनों भारत में आए हुए हैं, जो पूरी ये निर्वाचन प्रक्रिया का ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस तरह होते, किस तरह संचालित हो रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जाके देख रहे हैं। पूरा इलेक्शन प्रक्रिया एक मिशन मोड में चलती है जी। भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत पूरे देश की जो भी मशीनरी है उनका अपना कुछ नहीं होता, परंतु पूरी जो सामान्य सरकार है वो सब भारत निर्वाचन आयोग के अधीन आ जाती है। सारे जिला प्रशासन, सारे राज्य प्रशासन, सब निर्वाचन आयोग के अंतर्गत उनकी सेवाएं आ जाती हैं। और जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको पूरा एक, चूँकि उनका एक कमिटमेंट है कि नहीं, ये हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है, अपनी सरकार का चयन कराना, मतदाताओं के द्वारा, नागरिकों के द्वारा एक अच्छी सरकार चुन के आए, उसके लिए वो पूरी तरह से जी जान से लगे रहते हैं। और आपने जैसे कई बार बताया, अभी भाई साहब जो फ़ोन कॉलर बार उनकी आवाज़ क्लियर नहीं हो रही थी, कह रहे संख्या नहीं, अभी आपको LWP प्रभावित जो खासकर छत्तीसगढ़ के जो फर्स्ट सेकंड फेज़ में 2 इलाके थे, वहाँ पर पिछले वर्ष की तुलना में भी इस बार अधिक मतदान हुआ है। अच्छा, जबकि वहाँ समय भी कम रहता था। अरे वाह, पर इसके बावजूद छत्तीसगढ़ में अधिक हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हर जगह नक्सली इलाके में बिल्कुल बहुत अच्छा मतदान हुआ। पिछली बार से करीब 3 से 4% मतदान अधिक बढ़ा। अरे वाह, ये बड़ी मतलब एक तरफ ये कि लोग हमारे अपने वो ये ना इंडिविजुअल के ऊपर है, व्यक्ति के ऊपर, हम मन में असर कर ले। हाँ, यदि जैसा अभी अजय जी बोल रहे थे, कई लोग आपने बताया ना, कई लोग बोलते हैं लॉन्ग वीकेंड हो रहा है, चल रहे, वो सब अवॉइड करके भाई कल आपको एक मौका मिला है 5 साल में, फिर हम 5 साल बाद ये कहते नहीं किया, अपने को उस अधिकार का उत्साह के साथ में सब परिवार जाके सबसे पहले अपना मतदान करें, फिर अपने रूटीन के काम करते रहें। यही सवाल यदि अजय सर मैं उसको दूसरे उसमें आपसे यदि पूछूं, ऐसा भारत के लोकतंत्र में, भारत के चुनाव प्रणाली में ऐसा क्या है कि दुनिया के लोग इसको देखने आ रहे हैं, इस पर स्टडी कर रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। अपन तो एक लड़की की शादी करते हैं, 3 दिन में लोग को पसीने छूट जाते हैं, अब तो एक ही दिन की बची है। हाँ जी, लेकिन इतना बड़ा सर ये पूरा का पूरा कैंपेन। मैं और आपको पीछे ले जाऊंगा जी। भारत में जो चुनाव होते हैं उसकी विश्वसनीयता दुनिया में सबसे ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं, निश्चित रूप से जी। और उसका कारण है कि हमने अपने अनुभव से, अपनी परंपराओं से और अपनी जो अपना कमिटमेंट है उसके आधार पर पूरा चुनाव तंत्र विकसित किया है पिछले जी। अगर हम थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊंगा कि इस देश में सबसे पहले चुनाव हुए 1937 में। 37 में? सुनिए, अच्छा जी, स्वतंत्रता के पहली बार चुनाव देश के अंदर हुए। जी। लेकिन मतदान का अधिकार किन लोगों को था?
मात्र 13% लोगों को वोटिंग का अधिकार था, और उसका आधार केवल ये था कि आप टैक्स देते हैं कि नहीं, या आपके पास इतनी संपत्ति है कि नहीं जी। और उसके आधार पर देश में पहली बार सरकारें चुनी गई थी, जो ब्रिटिश जो अंग्रेजी शासित राज्य थे उनके अंदर पहली बार। तो पहली बार चुनाव क्या होता है ये भारत के लोगों ने जाना, और वो भी वो एक बहुत सीमित दायरे में जी। उसके बाद जब हमने संविधान बनाया और संविधान के तहत हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया, तो देश में मतदाताओं की संख्या बढ़ के 17 करोड़ हो गई। लेकिन जब पहली बार आप सोचिए कि पहली बार की जो चुनाव हुआ तो 4 महीने तक चला था जी। 4 महीने चला था और 56 फेज हुए थे उसमें। आज तो 7 फेज में ही लोग सवाल उठा रहे हैं, सवाल उठाते कितने कि फेज अरे वाह इतना लंबा चुनाव, और आप सोचिए, और उसका कारण था जी, वो बहुत जायज कारण था कि हमारे पास कोई बहुत संसाधन नहीं जी, संसाधन नहीं, सेट सिस्टम नहीं था कोई पहले। व्यवस्था नहीं बना जी। जो पहला चुनाव आयोग बना था उनके सामने तो बहुत चुनौतियां थी कि यार इतनी विविधता भरे देश में, और उसमें ऐसे राज्य भी शामिल थे जो रियासती इलाके थे जहाँ कभी चुनाव हुए ही नहीं थे, तो उनको तो चुनाव होता क्या यही नहीं पता था। जी, केवल ब्रिटिश शासित राज्य थे, अंग्रेज शासित राज्यों में चुनाव जरूर एक बार हुए थे, लेकिन बाकी लोगों को तो चुनाव क्या होता है ये नहीं पता था। तो उन लोगों को ये बताना, उनको चुनाव प्रक्रिया में शामिल होना एक बहुत सुंदर उदाहरण है। मतलब मैं केवल इस प्रक्रिया की जटिलता की संदर्भ में बात कर रहा हूँ मैं, कि जब पहली वोटर लिस्ट बनी 1951 में, और सुकुमार सेन पहले देश के चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त जी, तो चुनाव जब लिस्ट बनकर के गई चुनाव के सामने, तब पता चला कि अधिकांश महिलाओं ने अपने नाम लिखवाए नहीं थे उसके अंदर। अच्छा अच्छा, और उसमें उन्होंने कहा कि साहब कौन, बोले रामलाल की बहू, फलाने प्रसाद की पत्नी। हाँ जी जी, क्योंकि महिलाएं घूंघट, अधिकांश महिलाएं घूंघट में थी और अपना नाम बताने से भी परहेज करती थी। अब आप सोचिए कि जो मतदान जो चुनाव कर्मचारी जो भी गया होगा बेचारा वहां पर, तो उसको उन महिलाओं ने अपने नाम नहीं बताए, तो उन्होंने वही नोट करके देख लिया। जब ये लिस्ट चुनाव आयोग के सामने गई तो उन्होंने कहा ये कैसे, इसमें अब जब हम आइडेंटिटी कार्ड मांग रहे हैं तो आप इससे मत समझिए, आप इस संदर्भ में देखिए इसको, कि आप सवाल कि घूंघट में कोई महिला आ रही है और वो फलाने की बहू है, तो उसको कैसे आप उसकी पहचान करेंगे। तो ये एपिक कार्ड वगैरह ये सब हाँ, include उसके बाद फिर ये हुआ कि एक मिनट, ये बुरा बात बोलूं, ये फिर पूरी रिवाइज किया गया और 28 लाख नाम काटे गए। अरे वाह, पहली बार। अजय जी आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हो, बड़ा लंबा अनुभव आप बता रहे हैं और इच्छा नहीं हो रही कि इसको क्लोज किया जाए, लेकिन समय की सीमाएं, वक्त की पाबंदियां हैं। आपने इस विषय पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप दोनों मेहमानों का, अवस्थी जी आपका भी, वकील साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो हमेशा हमसे जुड़ते हैं। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।